चेहरे की खूबसूरती के लिए अगर कोई एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो होती है बालों की। और जब हमारे बाल खोने लगते हैं तो हम कहीं न कहीं डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और इसीलिए रुख करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट का। आज हम इस पे बात क्यों कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि कानपुर में जिस तरह से 2 ऐसे मामले सामने आए जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट कराया मरीज़ ने और उसके बाद दोनों ही मामलों में उनकी मौत हो गई। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में इसकी सुनवाई भी होनी है, लेकिन हम लोग ने कभी इस पे बात नहीं करी अभी तक कि आखिर ये क्यों होता है। आखिर ऐसे कौन लोग हैं, कौन ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कि ये काम कर सकते हैं, कितनी कॉस्ट आती है, क्या कमियां रही होंगी कि इस तरह के जो 2 हेयर ट्रांसप्लांट हुए उसमें मरीज़ की मौत हो गई, क्योंकि हमेशा तो ऐसे देखने को नहीं मिलता। तो इसी सब पे बात करने के लिए आज हम हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष बिश्नोई और हमारे साथ हैं डॉक्टर ध्वनि सक्सेना। दोनों से हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है जिसको अगर ध्यान में रखा जाए तो आप हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर मनीष बिश्नोई से और उनसे जानेंगे एक के बाद एक सवाल कि आखिर अगर हेयर ट्रांसप्लांट पे जाना है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर मनीष, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि दर्शकों के बीच में बहुत सारी चिंताएं हैं और जिस तरह से ये केसेस आ गए 2 सामने उसके बाद से चिंता बढ़ गई है। लेकिन बाल एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आदमी नहीं रहना चाहता, वो किसी भी तरह से बाल चाहता है अपने सर पे। तो इस पे अगर हम बात करें तो सबसे पहला सवाल कि आखिर ऐसे कौन से एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं जो कि इस हेयर ट्रांसप्लांट को कर सकते हैं, जो भी मेडिकल की गाइडलाइंस है उसके अनुसार। देखिए, थैंक यू अनुराग जी, आपने जो इतना एक ये टॉपिक रेज़ किया आपके दर्शकों के लिए, तो मैं उनकी जानकारी के लिए सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भी घटनाक्रम हुआ है पिछले दिनों कानपुर में, वो तो बहुत दुखद है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से कोई भी पेशेंट के साथ किसी भी सर्जरी के बाद नहीं होना चाहिए, पहला तो एक ये विषय। दूसरी बात ये है कि आपने जो पूछा है कि आखिर कौन वो लोग हैं ऑथराइज जो एक हेयर ट्रांसप्लांट को कर सकते हैं, तो वो देखिए उस तरह की लिस्ट में 3 डॉक्टर्स हैं जो क्वालिफाइड हैं एमसीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से। एक तो एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट जो हमारे स्किन के विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं, उनको ये अथॉरिटी है कि वो हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दूसरा एमसीएच प्लास्टिक सर्जन, जो प्लास्टिक सर्जन है जो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, उनको भी ये राइट है कि वो हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़े प्रोसीजर्स कर सकते हैं। और एक तीसरे लोग होते हैं हमारे मैक्सिलोफेशियल सर्जन होते हैं। ये डेंटिस्ट्री की एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है और इस मैक्सिलोफेशियल सर्जन फर्दर हेयर में डिप्लोमा करने के बाद भी हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये तीनों के अलावा एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग आज जिस दौर में जी रहे हैं, तो पहले तो हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत लग्जरी और प्रीमियम चीज़ मानी जाती थी और इसके लोग काफ़ी कम होते थे और जो कि ख़ास तौर से मेट्रो या बड़े शहरों तक ही सीमित रहते थे। बट आज की तारीख में हम लोग डिजिटल युग में हैं, सुंदर दिखने की चाह है, सबको अपना एक इमेज की परवाह है। उस वजह से आज ये छोटे छोटे गांव कस्बों तक मर ये हेयर ट्रांसप्लांट या अच्छे बाल दिखने की चाहत लोगों में बढ़ती जा रही है। तो उस कारण से छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में बहुत सारे थोड़े से नॉन ट्रेंड, मैं कहना चाहूँगा नॉन ट्रेंड, नॉन क्वालिफाइड, इस तरह के कई लोग प्रैक्टिस में आ गए हैं जो कि एक झूठा आवरण बनाकर हेयर ट्रांसप्लांट की प्रैक्टिस को प्रमोट कर रहे हैं, और जबकि वो इसके लिए सुयोग्य और प्रशिक्षित सर्जन या डॉक्टर नहीं हैं। तो ये 3 लोग हैं जो इसको कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक बात और कि जिस तरह से इस पूरा मामला सामने आया था और आपने देखा भी होगा किस तरह से हम लोग ने देखा कि किस तरह से चेहरे बिगड़ गए थे उनकी मौत से पहले, और ये भी था कि किस तरह की क्लिनिक बनी हुई है, उसी क्लिनिक में हो रहा था। तो आखिर एक तो आपने बता दिया कि कौन लोग ऑथराइज्ड हैं। अगर हम डिफरेंस की बात करें कि जिस तरह से वहाँ पर जो हो रहा था और किस तरह से होना चाहिए, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, किन बातों का ख्याल मरीज़ को रखना चाहिए कि अगर वो जा रहा है तो सबसे पहले तो उसने डॉक्टर चूज़ कर लिया कि एक ऑथराइज्ड डॉक्टर हुआ, उसके बाद और कौन सी ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी होती हैं? देखिए, इसमें तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जो चीज़ें ख्याल रखनी है वो मरीज़ से ज़्यादा डॉक्टर्स को या उस हॉस्पिटल को रखनी होगी जो इस तरह की सेवाएं मरीजों को दे रहे।
क्योंकि किसी भी तरह से मरीजों के हित और उनकी जान और जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। आमतौर पर जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनको जानकारी कई बार नहीं होती है और लोग सिर्फ एक सस्ते प्रोसीजर कराने के चक्कर से इस तरह के झांसों में आते हैं। तो उसमें देखिए बहुत सिंपल सा है, मैं एक आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई हेयर ट्रांसप्लांट से संबंधित आपको जानकारी चाहिए या आप हेयर ट्रांसप्लांट से संबंधित कोई भी तरह का इलाज कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये इंक्वायरी करिए कि वो हॉस्पिटल जहाँ पर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए जा रहे हैं, क्या वहाँ पर वो तीनों में से कोई एक प्रशिक्षित डॉक्टर है और क्या वही डॉक्टर आपके साथ कंसल्टेशन में पार्ट कर रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट में अब ये तो हो गया एक सर्टिफाइड डॉक्टर्स। दूसरा कि आपके जहाँ पर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए जाना चाहते हैं, क्या वहाँ पर उस तरह हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए व्यवस्थित सेटअप लगाया गया है। इसमें से ख़ास तौर से एक मॉड्यूलर ओटी की आवश्यकता पड़ती है और एक मॉड्यूलर ओटी का एक जो एस्टीमेटेड कॉस्ट है वो करीबन 50 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक की एक मॉड्यूलर ओटी लगती है, जिसमें इस तरह के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्रोसीजर्स किए जा सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि आपको एनेस्थीसिया जो दिया जा रहा है हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान, उसके लिए कोई प्रशिक्षित वहाँ पर एनेस्थीसिया का डॉक्टर है या नहीं है, वो उनकी अलग से उपलब्धता इसलिए ज़रूरी है कि एनेस्थीसिया देने की बहुत सारी विधियां हैं, तो उसमें से जो सेफ़ है, जो मरीज़ के लिए सबसे सेफ़ विधि है, वो वहाँ पर एक एनेस्थेटिस्ट ही सबसे बेस्ट तरीके से समझ सकता है। और चौथा, हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले आपके पूरे बॉडी के पैरामीटर्स चेक किए गए हैं। अगर आपको कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम है, आपको कोई गंभीर बीमारी है, कोई क्रोनिक बीमारी है, जैसे कि आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, आपको डायबिटीज़ की शिकायत हो सकती है, आपको कोई और भी एंडोक्राइनल बीमारियां हो सकती हैं, तो ये सब की आपकी जांच पड़ताल की गई है। अगर उसमें से कोई भी आपको इस तरह की कोई क्रोनिक बीमारी है तो क्या उससे संबंधित डॉक्टर्स की भी सलाह ली गई है। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत सेंसिटिव और कॉम्प्लिकेटेड और लंबा प्रोसीजर है। ये उस तरह से प्रोसीजर नहीं है कि आपने इसको एक फॉर ग्रांटेड मजाक के तौर पर ले लिया और परफॉर्म कर दिया। कोई भी चीज़ का ट्रांसप्लांट अपने आप में एक आखिरी बिंदु होता है उस चीज़ का। सपोज़ मैं दांत का ट्रांसप्लांट करता हूँ, उसकी लागत आम तौर पे एक दांत की 50,000 रुपये, पूरे दांतों की 4 लाख 5 लाख रुपए। आपने नी ट्रांसप्लांट, हिप ट्रांसप्लांट सुना होगा, उसमें भी अच्छी खासी कॉस्ट होती है। आप कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करते हैं, तो कोई भी किडनी ट्रांसप्लांट, जितने भी ट्रांसप्लांट हैं वो अपनी स्पेशलिटी के सबसे ज़्यादा आखिरी प्रोसीजर्स में माने जाते हैं। और हेयर ट्रांसप्लांट में एक बड़ी ये बात है कि वो पहला प्रोसीजर माना जाता है कि आपके बाल नहीं है तो जाके झट से हेयर ट्रांसप्लांट करा लीजिए। तो ये चीज़ें, उस सर्जरी को एक आप लाइटली नहीं लें, और अगर सब कुछ बहुत अच्छे से व्यवस्थित तरीके से किया गया है, मॉड्यूलर ओटी में किया गया है, विशेषज्ञ की निगरानी में किया गया है, तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। 100% रिजल्ट हैं और 90% 95% केसेस में कोई भी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। अगर इस तरह से आप चलेंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन ये ऑपरेशन होता कैसे है? इसको अगर ट्रांसप्लांट बल्कि कहें, ऑपरेशन ना कह के, कैसे होता है, कितने सारे प्रिक्स लगाने पड़ते हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ध्वनि सक्सेना। उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर ध्वनि, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा हेयर ट्रांसप्लांट होता है, ये किस तरीके से करते हैं? मतलब उसमें प्रिक्सिंग होती है, कितनी होती है, किस तरह से इसको होता है? पहले तो प्री ऑप पेशेंट को हम पूरा असेस करते हैं, उनका डोनर एरिया असेस करते हैं, उनको कितने ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो असेस करते हैं। ओटी के दिन उनको कुछ प्री ऑप एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, फिर उनके वेट के हिसाब से उनका एनेस्थीसिया और फ्लूइड लेवल कैलकुलेट करते हैं। जितने उनको ग्राफ्स लगेंगे उतने ज़्यादा प्रिक्स उनके डोनर एरियाज़ पे लिए जाते हैं। उनके ग्राफ्स क्लीन करके फिर रेसिपिएंट एरियाज़ पे लगाए जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर 4 से 5-6 घंटे तक चलता है। पोस्ट ऑप पेशेंट को 1 आवर ऑब्ज़र्व करके, उनके वाइटल्स लेके और उनकी ड्रेसिंग करके, उनकी वुंड केयर करके ही उन्हें डिस्चार्ज किया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर होता है।
आपने बताया था कि एक तरह से बहुत सारे ऑपरेशन जैसे होता है उस तरह से प्रिक्सिंग में होती है, कितने थाउजेंड कितने होते हैं उसमें? डिपेंडिंग ऑन आपको कितने ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आप स्टेज 4 में हो या 5 में हो, 6 में हो, तो आपको 7 से 8,000 ग्राफ्ट्स लगेंगे। तो उतने ज़्यादा प्रिक्स आपको लिए जाने पड़ते हैं डोनर एरिया में, वहाँ से बाल निकाल के उनको क्लीन किया जाता है। तो करीब 8,000 प्रिक्स आपके डोनर एरिया में लगते हैं, पंचिंग मशीन से लगाए जाते हैं। उसके बाद उतने ही प्रिक्स आपके रेसिपिएंट एरिया में लगा के उनको क्लीन करके ग्राफ्ट्स को उधर लगाया जाता है। आपने फ़ोटोग्राफ्स देखी होंगी या शायद वीडियोस देखे होंगे, जो केस हम लोग के सामने आया था उसमें चेहरे पे बिल्कुल सूजन आ गई थी और देख भी नहीं पा रहा था पेशेंट इस तरह का। उसके पीछे रीज़न क्या होता है, ऐसा क्यों हो जाता है? ये एनेस्थीसिया टॉक्सिसिटी की वजह से हो सकता है या फ्लूइड ओवरलोड की वजह से। जैसे कि मैंने कहा कि पेशेंट जब हमारे पास आता है हम उसको कम्प्लीटली इवैल्यूएट करते हैं, उसके पहले कुछ टेस्ट कराते हैं, उनका हार्ट टेस्ट करते हैं कि वो फ़िट हैं कि नहीं उस प्रोसीजर के लिए। उसके बाद फिर उनको पूरा एनालाइज करके उनके वेट के हिसाब से एनेस्थीसिया दिया जाता है, फ्लूइड भी उनके वेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो जब वो फ्लूइड ओवरलोड में चले जाते हैं या एनेस्थीसिया टॉक्सिसिटी में चले जाते हैं तो इस तरीके की स्वेलिंग आ सकती है। और अगर ये प्रोसीजर सेप्सिस में हुआ या सेप्टिसीमिया हो गया पेशेंट को, तो भी इस तरीके की स्वेलिंग आ सकती है। एक बात ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है, ये हेयर कहाँ से आते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लोगों को नहीं पता है। ये आप ही के हेयर जो हैं, जैसे आपके डोनर एरिया जो है, आपका पीछे का जो एरिया है उसको ही डोनेट करते हैं, वही बालों को क्लीन करके आपके रेसिपिएंट एरियाज़ में यूज़ किया जाता है। अगर वो एरिया कम है तो आपका ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता। अगर वो एरिया डेफिशिएंट है तो कुछ बाल बियर्ड से भी ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं या चेस्ट से ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। अगर वहाँ बाल नहीं है तो आप उस क्राइटेरिया में फ़िट नहीं आते ट्रांसप्लांट के। लोगों को बालों की बहुत चाहत होती है तो वो एकदम से ट्रांसप्लांट के लिए भागने लगते हैं, जैसे डॉक्टर मनीष ने भी कहा। तो क्या आपकी कोई सजेशन है कि ट्रांसप्लांट क्या लास्ट स्टेज है या उससे पहले लोग कुछ कर सकते हैं ताकि अपने ट्रांसप्लांट तक एकदम ना आना पड़े? जी बिल्कुल, जैसे हेयर लॉस के मल्टीपल स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट से लेके 6 तक। तो अगर आप अपने हेयर लॉस को फर्स्ट या सेकंड स्टेज पे ही अरेस्ट करो, उस पे जल्दी ट्रीटमेंट लो, तो मेडिकेशन से या हेयर रिस्टोरिंग प्रोसीजर्स जैसे कि PRP, GFC, हेयर एक्सोसोम्स से वो बाल वापस लाए जा सकते हैं। या जैसे आप छोटे छोटे पैचेस पे ट्रांसप्लांट कराएं, जैसे कि आपकी सिर्फ हेयर लाइन ट्रांसप्लांट कराएं या जो बीच का क्राउन एरिया है वो थिन आउट हो गया वो ट्रांसप्लांट कराएं, तो एकदम से आपको 8 से 9,000 बालों की ज़रूरत नहीं है ट्रांसप्लांट कराने के लिए। तो फर्स्ट से 4 स्टेज पे ही आप मतलब एक तरीके से अलर्ट हो जाए और अपना ट्रीटमेंट शुरू करें जिससे 6 स्टेज पे ना पहुँचे। तो क्या ये हेयर ट्रांसप्लांट को करने वाले जो टेक्नीशियंस होते हैं सिर्फ उन्हीं के भरोसे छोड़ दिया जाता है? क्योंकि जैसा हम लोग को सुनने को मिला उस केस में कि उन्हीं के भरोसे छोड़ दिया गया और कोई सुपरविज़न डॉक्टर का नहीं था। तो क्या वैसे ही होता है या फिर डॉक्टर पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं इसमें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये कॉस्ट कटिंग का एक तरीका है। अगर आप एक प्रॉपर तरीके से जाते हो तो टेक्नीशियन इज़ नॉट एलिजिबल कि वो पूरा ट्रांसप्लांट करे। एक स्पेशलिस्ट जैसे आपको पहले पूरी तरीके से इवैल्यूएट करता है, आपके डोनर एरिया में जो एनेस्थीसिया लगता है वो एक स्पेशलिस्ट देता है, और उसके बाद ही जो इम्प्लांट का काम है जहाँ पे कट्स नहीं लगते, सिर्फ आपको बालों को लगाना है, वो ही सिर्फ एक टेक्नीशियन करता है, उसको इम्प्लांट टेक्नीशियन कहते हैं। लेकिन जहाँ पे भी कट्स या इंसिजन यूज़ करना है वो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही करता है। एक आखिरी सवाल और पूछ लेते हैं। हम लोग ने सारी बात पूछ ली, दोनों डॉक्टर्स ने एक एक चीज़ बता दी। अब सबसे बड़ी बात आती है पैसे की। डॉक्टर मनीष, आखिर में मुद्दा तो वहीं पे आ जाता है पैसे पे। तो जैसा कि हम लोग को सुनने को मिला था कि इन दोनों केसेस में जो उनके परिजन थे उन्होंने बताया था कि तकरीबन 30,000 से 50,000 के बीच में ये पूरा फीस ली गई थी हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए। क्या इतना ही लगता है या फिर इसका पैकेज कुछ अलग है? देखिए, सामान्यतः तो जो ये हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी है, जैसे मैंने बोला कि ये अपने आप में एक बड़ा ही सेंसिटिव और एक बड़ा प्रोसीजर है, एक आखिरी रिसॉर्ट है बाल उगाने का। तो इस तरह के ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर इतने ज़्यादा कम पैसे में आमतौर पर उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक आप जो उसमें हेयर ट्रांसप्लांट जब होता है तो अगर मैं सारी ही कॉस्ट को अलग कर दूं, सिर्फ उस प्रोसीजर की कॉस्ट को ही कैलकुलेट करूं, तो 5 लोगों की एक टीम वहां पर पूरे टाइम 7 घंटे के लिए लगती है,
जिसमें से सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर, इम्प्लांट टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, उसके साथ 2 और असिस्टेंट जो ओटी में डॉक्टर को असिस्ट करते हैं। तो इन सब को अगर आप कैलकुलेट करें और उनका एक 5-6 आवर का एक आप उसकी जो कॉस्ट है वो निकालें, फिर उसमें ओटी में आने वाले खर्च की, ओटी का जो एक सामान्यतः ओटी का आवरली बेसिस पे हम लोग खर्च को कैलकुलेट करते हैं, तो 1 घंटे ओटी करने का खर्चा ही 3 से 4 हज़ार रुपये होता है। अगर आप इसको ही कैलकुलेट कर लें तो भी ये कॉस्ट इससे आगे निकल जाती है। बट क्या है कि लोगों को कम पैसे का, सस्ते रेट का एक ये झांसा देकर जो इस तरह के बहुत सारे लोग इसमें लिप्त हो गए हैं, क्योंकि आज इस चीज़ की डिमांड अचानक से बढ़ गई है। तो लोगों को मैं ये बड़ा विशेष तौर से उनको निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप बिल्कुल कतई इस तरह के झांसे में नहीं फंसें, सस्ते के चक्कर में अपने जीवन से खिलवाड़ बिल्कुल भी ना करें, और आप ये समझने की कोशिश करें कि जिस चीज़ की एक कॉस्ट ही उतनी नहीं है वो आपको कैसे कराई जा सकती है। उसको कंपनसेट करने के लिए क्या होता है कि वो एक सामान्य तौर पर एक कमरे के अंदर सिर्फ 2 टेक्नीशियन को लगाकर आपके ट्रांसप्लांट कर दिए। अब आप उसमें आपका कोई पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोअप नहीं है, आपकी कोई देखरेख नहीं है, और इतनी बड़ी सर्जरी को इन लोग ने ये जानबूझकर पेशेंट को इस तरह से गुमराह भी कर देते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, बहुत छोटी सी बात है, हम लोग तो रोज़ करते हैं और अभी आपको 2 घंटे में ठीक हो जाएगा। तो इस तरह की बातों को जब असलियत सामने नहीं आती है तो आमतौर पर पेशेंट इस तरह के चक्र में फंस जाते हैं। तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जब भी इस तरह के सेंसिटिव, एक हेयर ट्रांसप्लांट नहीं, बॉडी में किसी भी तरह के इस तरह के सेंसिटिव प्रोसीजर्स के लिए अगर आप जाएं तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि आखिर कम पैसे के लालच में कहीं आपके जीवन के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा। कितना पैसा एक लाइन में, एक पैकेज? आम तौर पर हेयर ट्रांसप्लांट, अगर जैसे मैं अभी डॉक्टर ध्वनि ने बताया कि हेयर रिस्टोरेशन इतनी एक कमाल की चीज़ है, हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत आगे की चीज़ है। जैसे मैं एग्जांपल में आपको अगर बताऊं कि जैसे हम लोग दांत का इलाज करते हैं, तो दांत में जैसे कोई कैविटी हुई तो तुरंत दांत तोड़ के उसको इम्प्लांट नहीं कर देते, पहले उसको फिलिंग करते हैं, छोटे प्रोसीजर्स करते हैं। तो अगर आप हेयर रिस्टोरेशन की तरफ जाते हैं तो वो क्या होता है, छोटे छोटे एरिया में जितने बाल कम हुए वो रिस्टोर कर लेते हैं। तो हेयर रिस्टोरेशन की अगर हम कॉस्ट की बात करें तो वो उसकी 15-20 हज़ार रुपये से कॉस्ट शुरू हो जाती है। आपको ज़्यादा पैसे नहीं खर्चने और रिजल्ट बहुत अच्छे। बट अगर आप फुल फ्लेजेड इम्प्लांट की बात करते हैं तो आम तौर पर उसका खर्चा 1.5 लाख रुपए से ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, उससे कम में हेयर ट्रांसप्लांट संभव नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने बालों को फिर से वापस पाना चाहते हैं तो उसका सिर्फ तरीका हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है, उससे पहले रेस्टोरेशन भी है। आप रेस्टोरेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने बालों पे ध्यान दे सकते हैं और उसके बाद वो आपके बाल शायद वापस भी आ सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप लास्ट स्टेज में जाइए, लेकिन उसके लिए एक बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर होना चाहिए, एक्सपर्ट ओटी होनी चाहिए, फुल फ्लेज्ड ओटी होनी चाहिए। ऐसी जगह पे जाइए, उसका खर्च ज़रूर ज़्यादा आएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप सस्ती चीज़ों के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके बाल भी वापस आएंगे और आपकी खूबसूरती भी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।